चलो। हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी के यूट्यूब चैनल में और माँ शारदे साइंस कोचिंग के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगा के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन क्रिया मनुष्य में कैसे होती है, हमारा लैंगिक जनन अंग कौन है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, लैंगिक जनन संचारित रोग, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभ उठाइएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक कदम आगे बढ़िएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़े। अगला क्या है, हमारा सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि नर जनन अंग के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, नर जनन अंग के बारे में। तो नर जनन अंग मूल रूप से क्या कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, नर का प्रमुख जनन अंग जो है वो है ये वृषण। ये जो हमारा वृषण है, वृषण के साथ साथ ये लगा हुआ जो है ये हमारा अधिवृषण। अधिवृषण से ये जुड़ा हुआ जो है ये मूत्रवाहिनी। ये क्या है मेरे प्यारे शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी जिस स्थान पे रहता है ये हमारा शुक्राशय। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शुक्राशय। और ये मैथुन अंग है जिसे हम लोग शीशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शीशन कहते हैं। तो नर का प्रमुख जनन अंग कौन कौन से है तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नर का प्रमुख जनन अंग वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शीशन। आप लोगों से पूछा जाए कि नर के प्रमुख जनन अंगों को लिखे तो आप लोग क्या लिखिएगा? नर के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय तथा शीशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा वृषण है, ये जो नर का वृषण है, यही सबसे प्रमुख जनन अंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे प्रमुख जनन अंग कौन होता है? तो आप लोग कहिएगा नर का सबसे प्रमुख जनन अंग वृषण होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो वृषण में होता है। नर का प्रमुख जनन अंग कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नर का प्रमुख जनन अंग वृषण है और शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृषण पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप में भी 2 वृषण हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक नर में 2 वृषण होते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है अधिवृषण, अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनता है। मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि अधिवृषण में शुक्राणु क्या होता है? तो परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनता है। निषेचन योग्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ बनता है शुक्राणु? तो परिपक्व होकर निषेचन योग्य कहाँ बनता है? तो अधिवृषण में बनता है। शुक्रवाहिनी, ये जो मेरे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी है, ये जो नली आपका है, ये जो शुक्रवाहिनी नली है वह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवारें मांसल, संकुचनशील और अधिवृषण से निकलकर मूत्र मार्ग को, इस मूत्र मार्ग को जोड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये अभी तक क्या समझे कि प्रत्येक मनुष्य में ये 2 वृषण पाया जाता है। वृषण ही नर का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंतर्गत होता है। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और अधिवृषण में, इस भाग में शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था
शुक्रवाहिनी यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी दीवारें मांसल एवं संकुचनशील होती है जो अधिवृषण से निकलकर मूत्र मार्ग को जोड़ती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को शुक्राशय पढ़ना है। ये अंग के बारे में, ये शुक्राशय का कोई काम नहीं है ज्यादातर। शुक्राशय क्या करता है? शुक्राणुओं को, मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राशय शुक्राणुओं को संग्रह करने का क्या करता है? शुक्राणुओं को क्या करता है? संग्रह करने का कार्य करता है। और शुक्राशय में शुक्राणु प्रशस्त द्रव और शुक्राशय द्रव से मिलकर बीज के रूप में सीमेन का निर्माण, बीज बनाता है, सीमेन बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बीज का कलर कैसा होता है? तो बीज का कलर कैसा होता है? तो उजला होता है। बीज का कलर कैसा होता है? उजला होता है। और प्रशस्त द्रव के कारण बीज में एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। बीज से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती है। यह गंध किस कारण निकलती रहती है? तो प्रशस्त द्रव से मिलने के कारण पुष्प में एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले शीशन के बारे में जानें। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जिसे पुरुष का मैथुन अंग कहा जाता है। शीशन का क्या कार्य है? शीशन का कार्य है निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंचाना है। निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री के योनि में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, ये काम कौन करता है? शीशन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं नर के प्रमुख जनन अंग के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नर के प्रमुख जनन अंग हमारा कौन कौन है? नर के प्रमुख जनन अंग कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शीशन। वृषण नर का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंतर्गत ही होता है। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनता है। शुक्रवाहिनी, ये जो हमारा 25 सेंटीमीटर लंबी नली है इसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो अधिवृषण से निकलकर मूत्र मार्ग को जोड़ती है। शुक्राशय के अंतर्गत शुक्राणु संग्रह रहता है। यहाँ प्रशस्त द्रव से मिलकर बीज का निर्माण करता है। और ये जो शीशन हिस्सा है यही निषेचन क्रिया के दौरान शुक्राणु को माता के योनि में प्रवेश कराने का कार्य करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नर जनन अंग के बारे में आप लोग डिटेल से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये चित्र भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, अतः आप चित्र बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम लोग आगे, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़े। ये हमारा मादा जनन अंग है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है यही मेरे प्यारे बच्चों मादा जनन अंग है। यही मादा जनन अंग है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से बनाया जाता है चित्र। इसे मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग का प्रमुख भाग क्या क्या होता है? तो प्रमुख भाग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ये जो हमारा अंग है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, ये भाग जो है हमारा वो है गर्भाशय। ये योनि मार्ग है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें याद रखना है मादा के प्रमुख जनन अंग के बारे में। मादा के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से हैं? तो अंडाशय, फैलोपियन नालिका, गर्भाशय, योनि मार्ग, या ये ऊपर हिस्सा को भाग कहा जाता है। तो एक मादा के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से हैं? तो हम लोग क्या क्या याद रखेंगे? अंडाशय याद रखेंगे, फैलोपियन नलिका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? फैलोपियन नलिका याद रखेंगे, गर्भाशय याद रखेंगे, योनि मार्ग याद रखेंगे, और ऊपरी भाग को बाह्य भाग को भाग कहा जाता है। तो एक मादा में प्रमुख जनन अंगों कौन कौन से हैं? तो हम लोग क्या क्या याद रखेंगे? एक मादा के प्रमुख जनन अंग निम्नलिखित हैं। पहला अंडाशय, दूसरा
फैलोपियन नालिका, तीसरा गर्भाशय, चौथा योनि तथा भग। मेरे प्यारे बच्चों, अंडाशय, ये जो अंडाशय है यही मादा का प्रमुख जनन अंग होता है। मादा का प्रमुख जनन अंग कौन होता है? अंडाशय मेरे प्यारे बच्चों मादा का प्रमुख जनन अंग होता है। वीडियो बनाना। अंडाशय मादा का प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि अंडाणु का निर्माण अंडाणु का अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के अंदर अंडाणु का अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के अंदर अंडाशय में ही होता है। अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के अंदर कहाँ होता है? तो अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के अंदर अंडाशय में होता है। दूसरी बात, फैलोपियन नलिका, ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये जो भाग है अंडाशय के बाद जो ये हिस्सा है इसे ही बोला जाता है फैलोपियन नालिका। फैलोपियन नलिका में क्या होता है? तो मादा शरीर के अंदर शुक्राणुओं से मिलन, मादा शरीर के अंदर शुक्राणुओं से मिलन फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में होती है। जब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों निषेचन हो जाता है माने अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद जो वो भ्रूण के रूप में विकसित होती है तो वह कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये याद रखना है, कहाँ होती है? गर्भाशय में। माता के शरीर में पल रहे बच्चों का विकास शरीर में कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। और माता अपने इस योनि मार्ग के द्वारा एक पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक मादा के शरीर में प्रमुख जनन अंग कौन कौन है? तो अंडाशय, फैलोपियन नालिका, गर्भाशय, योनि तथा भग। अंडाशय ही मादा का सबसे प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण अंडाशय में ही होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर फैलोपियन नलिका में ही होती है। गर्भाशय, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोले हैं आपको गर्भाशय, मादा शरीर का ये पार्ट जो है ये गर्भाशय है मेरे प्यारे बच्चों, यही गर्भाशय है। ये जो भ्रूण का विकास है उस गर्भाशय के अंदर ही होती है। इस गर्भाशय के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। पेट में पल रहा बच्चा गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी पेशीय थैली की समान रचना है। समान स्थिति में मतलब जब निषेचन नहीं रहता है, बच्चे पैदा माने बच्चे का जन्म पेट के अंदर भ्रूण का विकास नहीं होता है, उस समय में समान स्थिति में इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, परंतु भ्रूण के विकास में यह धीरे धीरे बढ़ जाती है और गर्भ के 8वें महीना में लगभग इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है और शिशु को जन्म होने के बाद फिर से छोटा हो जाता है और 7 से 8 सेंटीमीटर के पास आसपास आ जाती है। लेकिन जब भ्रूण पेट में पल रहा बच्चा तो धीरे धीरे वो विकसित बड़ा हो जाता है। योनि मार्ग, मेरे प्यारे बच्चों अगला योनि मार्ग के बारे में हमें जानना है। तो यह एक पेशीय नली समान रचना है जिसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चों जिसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चों इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, लगभग मेरे प्यारे बच्चों 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। याद रखना है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। योनि संभोग के समान मैथुन अंगों को माने नर के शिशन को ग्रहण करती है। ब्रिज प्रद स्खलित इसी भाग में होता है और जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से होकर शरीर से बाहर निकलता है और माता में मासिक धर्म की क्रिया भी इसी रास्ते से होती है। मासिक धर्म की क्रिया भी मेरे प्यारे बच्चों इसी रास्ते से होती है। भग हो तो गया। भग
मादा जनन अंग के सबसे बाहरी भाग को भग कहा जाता है। इसका किसी भी प्रकार के शिशु जन्म में कोई स्थान नहीं है, कोई भी भाग नहीं है। मूल रूप से गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय यह मादा का प्रमुख जनन अंग है और शिशु का जन्म योनि मार्ग के द्वारा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। एक मादा के प्रमुख जनन अंग कौन कौन से हैं? तो गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय, योनि मार्ग और भग, इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चित्र को भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 5 अंक में आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा मादा जनन अंग के बारे में पूछता रहता है, तो आप लोग बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मासिक चक्र क्या है या मासिक धर्म क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यौवन आरंभ, जब एक लड़की 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो उसके आंतरिक जनन अंग में लगभग प्रति महीना एक चक्रीय क्रिया प्रारंभ होती है। तो उन्हीं चक्रीय क्रियाओं को कहा जाता है मासिक धर्म या मासिक चक्र। यह क्रिया 28 दिनों की होती है और सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिनों में इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है, बहुत पीबीआई क्वेश्चन है, मासिक चक्र या मासिक धर्म क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे, स्त्रियों में यौवन आरंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होती है तथा इस उम्र में आकर स्त्रियों में जनन क्षमता का विकास हो जाता है, जनन क्षमता प्रारंभ हो जाता है और उनके आंतरिक जनन अंग में एक चक्रीय क्रिया होती है। इसी चक्रीय क्रिया को मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। यह चक्र प्रायः 28 दिनों का होता है और सामान्य 28 दिनों के बाद फिर से इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती है। यह क्रिया मेरे प्यारे बच्चों स्त्रियों में लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और लगभग 50 वर्ष की आयु तक होती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मासिक चक्र आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोगों से पूछता रहता है कि मासिक चक्र की क्रिया कितने दिनों की होती है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, मासिक चक्र की क्रिया कितने दिनों की होती है? तो हम लोग क्या याद रखेंगे, मासिक चक्र की क्रिया सामान्यतः 28 दिनों की होती है। मासिक चक्र की क्रिया मेरे प्यारे बच्चों सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो मासिक चक्र की क्रिया सामान्यतः 28 दिनों की होती है। आइए अब हम लोग आगे जाने। अंडोत्सर्ग, मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? आइए मेरे प्यारे बच्चों मासिक चक्र के बारे में जाने। 1 2 3 4 14 14 15 16 17 मासिक चक्र के बीच में, मेरे प्यारे बच्चों मासिक चक्र के बीच में क्या होता है, तो अंडाशय में से एक अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। मासिक चक्र की क्रिया जो 28 दिनों की होती है उसमें बीच में, मासिक चक्र के बीच में यानी मासिक धर्म के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचती है। कहां से निकलकर? तो अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंचती है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये पूछता रहता है कि मासिक चक्र की क्रिया कितने दिनों की होती है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, मासिक चक्र की क्रिया 28 दिनों की होती है। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किस दिन होती है, तो हम लोग याद रखेंगे मासिक धर्म के 14वें दिन। क्या याद रखेंगे? मासिक धर्म के 14वें दिन होती है। मासिक धर्म के 14वें दिन होती है। एक पूर्ण वयस्क अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में पहुंचती है तो इसी क्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग। यह क्रिया मासिक धर्म के बीच में यानी मासिक धर्म के 14वें दिन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, याद कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है,
अगला प्रश्न हमारा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से? लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यौन संबंध से, लैंगिक संयोजन से जो रोग नर से स्त्री में या स्त्री से नर में फैलता है, जिसका मूल जिम्मेदार होता है यौन संबंध, तो इनसे फैलने वाले रोग को ही लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। इनमें प्रमुख रोग है गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, एड्स। ये सब लैंगिक जनन संचारित रोग है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है और कुछ रोग तो ऐसे हैं कि जानलेवा हो जाता है। जैसे इस व्यक्ति को एड्स बीमारी हो गया है, ये तो जानलेवा रोग है। मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया से होने वाले लैंगिक जनन संचारित रोग के बारे में हम लोग जाने। बैक्टीरिया जनित रोग या मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाला कौन कौन है? गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विक्साइटिस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे खतरनाक होता है वायरस से फैलने वाला रोग। वायरस जनित रोग क्या क्या है? तो वायरस जनित रोग मेरे प्यारे बच्चों, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स। मेरे प्यारे बच्चों, एड्स HIV वायरस के द्वारा फैलने वाला एक जानलेवा रोग है। कैसा रोग है मेरे प्यारे बच्चों? जानलेवा रोग है, याद रखिएगा। इसी तरह प्रोटोजोआ से फैलने वाला, मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ से फैलने वाला लैंगिक जनन संचारित रोग है। क्या है? उसका नाम है ट्राइकोमोनिएसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। हमें यह भी याद रखना है, एड्स HIV वायरस द्वारा फैलने वाला एक जानलेवा रोग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को ही लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि 2 लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखे, तो आप लोग क्या लिखिएगा? लिखिएगा गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, एड्स, हर्पिस भी लिख सकते हैं, सर्विक्स कैंसर भी लिख सकते हैं। सारा तो लैंगिक जनन संचारित रोग ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम इस तरह भी याद रखेंगे, बैक्टीरिया से होने वाले, हमें एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखे, तो हम याद रखेंगे गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस। वायरस से होने वाले रोग का नाम तो सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स। इसी तरह प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तो ट्राइकोमोनिएसिस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यह बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, एड्स या HIV वायरस का फुल फॉर्म, पूरा नाम लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एड्स को विस्तारित रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, HIV का विस्तारित रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। HIV वायरस के बारे में, HIV वायरस में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी तरह HIV के बारे में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ें। जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपाय के बारे में जानें। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण, आप सभी जानते हैं कि एक माता पिता के जिंदगी में उनके संतानों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन
अधिक संतान होना भी जीवन जीने के स्टाइल में, उनके रहन सहन के स्तर में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में याद रखिएगा, स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि परिवार में बच्चों की पैदाइश कम हो। हम अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखें ताकि उसका हम उचित देखभाल कर सके, उसका उचित लालन पालन कर सके, उसे उचित एजुकेशन दे सके, ताकि मेरा बच्चा भविष्य में एक स्वस्थ, सुंदर, संस्कारित व्यक्ति बने, जिससे समाज, परिवार और देश की उन्नति में उसका योगदान हो। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे द्वारा जन्म दिए गए संतानों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो न उसका हम उचित देखभाल कर पाते हैं, न उसका उचित शिक्षा दे पाते हैं, तो वह एक कुशल नागरिक बनने से वंचित रह जाता है, जो अपने परिवार के साथ साथ अपने देश के लिए भी बोझ होता है। तो हमें, आप जानते ही हैं कि हमारा देश आज विश्व के नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हम लगभग विश्व के हर 5वीं व्यक्ति में एक व्यक्ति हम भी हो चुके हैं, लेकिन इस हमारा जमीन केवल 2.4% ही है। इतने कम संसाधन में लगभग 19 से 20% जनसंख्या, विश्व के 19 से 20% जनसंख्या का भार हमारे भारतवर्ष पर है। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के विषय में समझना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, और इसके महत्व के बारे में भी समझना चाहिए। हमारे द्वारा हमें कोशिश रखना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में बच्चों की पैदाइश कम से कम हो। इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आज हम लोग गौर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही है यहाँ कि जनसंख्या नियंत्रण के व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपाय का वर्णन करें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, मासिक धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानें। मासिक धर्म की क्रिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसी तरह 28। मेरे प्यारे बच्चों, अंडोत्सर्ग की क्रिया मासिक धर्म के बीच में होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? मासिक धर्म के बीच में होती है, और एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन नलिका में इसी 14वां दिन पहुंचता है, जहां वह 36 घंटों तक जीवित रहता है। कहने का मतलब नर के शुक्राणु का इंतजार करता है। इस 36 घंटा के दरमियान अगर उसे नर का शुक्राणु मिला तो वह निषेचन हो जाता है और उनसे बच्चे बन जाते हैं, जायगोट का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस 36 घंटे के दरमियान अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यह अंडाणु नष्ट हो जाती है और उसके बाद फिर से उनसे जायगोट का निर्माण नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक विधि यही है कि अंडोत्सर्ग के कुछ आगे पीछे लगभग 1 सप्ताह, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इन दिन अगर हम यौन संबंध से बचे रहे तो हमें कभी भी बच्चे नहीं होगा, बच्चे नहीं होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यही दिया हुआ प्राकृतिक विधि हमें याद रखना है। मासिक श्रम के 14वें दिन तथा इसके समय कुछ आगे पीछे दूर अगर संभोग से दूर रहा जाए तो अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। यह एक प्राकृतिक विधि है जो लगभग पूर्णतः सुरक्षित माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण का सबसे पहला उपाय और प्रभावी उपाय भी इसे हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मासिक धर्म के 14वें दिन, इससे आगे पीछे कुछ दिन अगर हम निषेचन से दूर रहते हैं, अगर इस बीच में हम लोग संभोग की क्रिया नहीं करते हैं, अपने पति पत्नी में समझदारी रखते हैं, तो कभी भी अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। यह एक प्राकृतिक विधि है और लगभग सुरक्षित भी माना जाता है। आइए दूसरा विधि पर हम लोग गौर करें, यांत्रिक विधि। इस विधि में मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषों के लिए कंडोम का उपयोग सबसे सरल प्रभावी उपाय माना गया है। इसी तरह स्त्रियों के लिए डायाफ्राम, कॉपर टी या लूप जैसे परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं।
इनका भी उपयोग करके लोग अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है हमें कि कंडोम नारी के लिए एड्स जैसे जानलेवा बीमारी, नर नारी के लिए एड्स जैसे जानलेवा बीमारी को रोकने का भी एक उपाय है। कंडोम का प्रयोग से एड्स जैसे जानलेवा बीमारी से भी हम लोग कुछ हद तक रोक सकते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या हुआ कि आज बाजार में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ या सुई उपलब्ध है, जिसे अगर नारी नियमित ले तो वह अनचाहे गर्भ से बच सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रासायनिक दवा का उपयोग कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के सलाह में ही मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक दवा का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है और हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारी आर्थिक क्षति होती है, हमारा शारीरिक नुकसान भी होता है। तो अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी रासायनिक दवा या गोलियां या सुई का उपयोग हमें बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेनी चाहिए। अगला, सर्जिकल विधियां। मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, यह एक अस्थाई साधन है। आप लोग देखते होंगे कि महिला ऑपरेशन करा लेती है या पुरुष भी नसबंदी करा लेता है, तो फिर उससे आगे उनको बच्चा नहीं होता है। यह परिवार नियोजन का एक अस्थाई साधन है। अतः हमें पति पत्नी को यह चाहिए कि यह कदम हमें बहुत सोच समझ के इस कदम के ओर जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर से उन्हें बच्चा नहीं हो सकता है। तो इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी आता है। यह परिवार नियोजन का एक अस्थाई साधन है। अतः पति पत्नी को अपने पारिवारिक जीवन में यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बच्चा नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावे भी परिवार नियोजन के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, कम बच्चे के महत्व को लोगों को समझाना चाहिए कि बेटा हो या बेटी, बच्चे दो ही अच्छे, इसके वैल्यू को हम लोग समझे। सरकार को भी चाहिए कि इसको प्रोत्साहित करे और सरकार को इस पर एक कठोर कदम लाना चाहिए। हमारे अनुसार तो सरकार को एक कठोर कदम लाना चाहिए कि 2 बच्चे वाले को भी किसी प्रकार की सरकारी लाभ दिया जाए। नहीं तो आज हमारे देश में जनसंख्या विकराल विस्फोट की स्थिति में हो चुकी है, जिससे हम तरह तरह के प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। सरकार के पास जितना उपलब्ध साधन है, उन साधन को विकास के कार्य में कितना भी लगाता है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतना ज्यादा है कि वो साधन बहुत कम हो जाते हैं। अतः मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर हमारा देश इस जनसंख्या के नियंत्रण के बातों को नहीं समझा, तो आने वाले समय बहुत ही विकराल विस्फोट स्थिति आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पति पत्नी की जिंदगी एक समझदारी भरी जिंदगी जीना चाहिए लोगों को, और ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे परिवार में बच्चों की संख्या कम हो। इसके लिए हम रासायनिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, नसबंदी का उपयोग कर सकते हैं, हम प्राकृतिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें जागरूक रहने की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए, और कुछ क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, मेनार्क या रजोन वृत्ति किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मासिक धर्म से संबंधित यह क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेनार्क किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि नारी के जीवन में पहली बार होने वाली मासिक धर्म की क्रिया को मेनार्क कहते हैं। नारी के जीवन में पहली बार होने वाली मासिक धर्म की क्रिया को मेनार्क कहते हैं। यह क्रिया प्रायः 11 से 12 वर्षों की आयु में होती है, और इस उम्र में आने के बाद स्त्रियों में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, रजोन वृत्ति किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि नारी के जीवन में अंतिम बार, कब? नारी के जीवन में अंतिम बार होने वाली मासिक धर्म की क्रिया को रजोन वृत्ति कहते हैं। यह क्रिया प्रायः 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है, और इस उम्र में आने के बाद स्त्रियों में जनन क्षमता का
समापन हो जाता है, समाप्त हो, माने इसके बाद स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। यह क्रिया प्रायः 50 वर्ष की आयु भी होती है और इस उम्र में आने के बाद स्त्रियों में जनन क्षमता समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मेनार्क किसे कहते हैं। तो नारी के जीवन में अंतिम बार होने वाली मासिक धर्म की क्रिया को मेनार्क कहते हैं और नारी के जीवन में पहली बार होने वाली मासिक धर्म की क्रिया को क्या कहते हैं, रजोन वृत्ति कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अपरा किसे कहते हैं? अपरा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है, अपरा किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, माता के पेट में जो ये बच्चा पल रहा है, ये जो गर्भाशय के अंदर ये बच्चा है, ये जो अंदर में बच्चा है, ये बच्चा जिस नली से माता के शरीर से जुड़ा रहता है, उसी नली को क्या कहा जाता है? अपरा कहा जाता है। वही है, माता के पेट में पल रहे बच्चा जिस नली के सहारे पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, रक्त ग्रहण करता है, इसी नली को कहा जाता है अपरा। इसी नली को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? अपरा कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जनन चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लोगों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।